सान के दारुल हुकूमत, जिसका नाम भी सान ही था, कि एक सड़क पर टैक्सी तेजी से दौड़ती हुई आगे बढ़ी जा रही थी। टैक्सी की अगली सीट पर मार्टन और लारा बैठे हुए थे। वो अभी चार्टर्ड तैयारे के जरिए इसराइल से सान पहुंचे थे। मार्टन ने यहाँ आने से पहले यहाँ एक रॉयल एस्टेट डीलर्स के जरिए एक रहायशगाह और एक कार का बंदोबस्त कर दिया था और अब वो एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठकर उस कॉलोनी की तरफ बढ़ रहे थे जहां उनके लिए रहायशगाह बुक थी। तुम उसे तलाश कैसे करोगे मार्टन? क्या तुम्हारे ज़हन में कोई प्लानिंग है? लारा ने साथ बैठे मार्टन से कहा। रहायशगाह पर पहुंचकर बात करेंगे, मार्टन ने ड्राइवर की तरफ इशारा करते हुए कहा तो लारा ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। सर, सनशाइन कॉलोनी का आगाज हो गया है, आपने किस कोठी में जाना? अचानक टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी को बाईं तरफ मोड़ते हुए कहा। कोठी नंबर 112A ब्लॉक, मार्टन ने कहा। यस सर, ड्राइवर ने कहा और फिर थोड़ी देर बाद टैक्सी एक मुतवस्सित दर्जे की कोठी के बंद गेट के सामने पहुंचकर रुक गई। ये कोठी है जनाब, 112A ब्लॉक, ड्राइवर ने कहा। थैंक्स, मार्टन ने कहा और टैक्सी से उतरकर मीटर के मुताबिक किराया देने के बाद गेट की तरफ मुड़ गया। लारा भी अपना बैग उठाए टैक्सी से नीचे उतर आई थी। मैं जाऊं सर या वापसी के लिए इंतजार करूं? टैक्सी ड्राइवर ने कहा। आप जा सकते हैं, मार्टन ने कहा। यस सर, ड्राइवर ने कहा और टैक्सी आगे बढ़ा दी। मार्टन ने गेट के पिलर पर नस्ब कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। चंद लम्हों बाद छोटा दरवाजा खुला और एक उदेड़ उम्र आदमी बाहर आ गया। मेरा नाम मार्टन है और ये मेरी बीवी लारा है। हम कब्रस से आए हैं, मार्टन ने कहा। ओह यस सर, आइए सर, मेरा नाम विलियम है, मैं यहाँ मुलाजिम हूँ, आने वाले ने बड़े मुदबाना लहजे में कहा। प्रॉपर्टी डीलर से ये सब बातें पहले से तय कर ली गई थी कि मुलाजिम को क्या बताया जाएगा। फाटक खोलने पर मार्टन और लारा अंदर दाखिल हो गए। कोठी नौ तामीर शुदा नजर आ रही थी और हर तरफ सफाई नजर आ रही थी। विलियम ने फाटक बंद करके उन्हें खुद पूरी कोठी दिखाई और फिर वो दोनों सिटिंग रूम में बैठ गए। हमारे लिए हॉट कॉफी बना लाओ विलियम, मार्टन ने कहा। यस सर, विलियम ने जवाब दिया और मुड़कर वापस चला गया। हाँ, अब पूछो क्या पूछ रही थी? रास्ते में और वो भी ड्राइवर के सामने, मार्टन ने कहा। मैं पूछ रही थी कि तुम सिर्फ पिकनिक ट्रिप के लिए यहाँ आए हो या वेलिस को तलाश करने का कोई प्लान भी बनाया है, लारा ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे तो इतने बड़े शहर में नाम की मदद से किसी को ट्रेस करना भूसे के ढेर से सुई तलाश करने से भी बढ़कर है, लेकिन एक बात मेरे जहन में है कि वेलिस का ताल्लुक लाजमन अंडरवर्ल्ड से होगा, इसलिए उसने इमरान की मदद की और वो कर्नल हार की फोन सेक्रेटरी मारिया तक पहुंच गए। यहाँ सान में मेरे दोस्त मौजूद हैं जो उसे तलाश करने में मेरी मदद कर सकते हैं, मार्टन ने जवाब दिया। लेकिन वेलिस तो आम सा नाम है, इस नाम के हजारों नहीं तो सैकड़ों आदमी मौजूद होंगे। फिर कैसे तय किया जाएगा कि हमारा मतलूबा वेलिस कौन है? लारा ने कहा। वेलिस की एक तस्वीर मेरी जेब में है, मार्टन ने मुस्कुराते हुए कहा तो लारा बेइख्तियार उछल पड़ी। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तसरात उभर आए थे। तस्वीर? तुमने कहां से और कैसे ये तस्वीर हासिल की? लारा ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मारिया की जिस क्लब में वेलिस से मुलाकात हुई थी वहां स्पेशल रूम वेलिस ने बुक कराया था और कानून के मुताबिक बुक कराने वाले के कागजात रखे जाते हैं और वापसी पर वो कागजात वापस कर दिए जाते हैं, लेकिन क्लब के रिकॉर्ड के लिए उनकी कापियां रख दी जाती हैं। इन कागजात की नकूल मैंने क्लब से हासिल की है और ये तस्वीर उन कागजात पर मौजूद थी, मार्टन ने जेब से एक लिफाफा निकालते हुए कहा और फिर लिफाफे में से एक तस्वीर निकालकर उसने लारा की तरफ बढ़ा दी। लारा ने इश्तियाक अमेज अंदाज में तस्वीर लेकर उसे देखना शुरू कर दिया। कागजात पर तो उसका पता भी दर्ज होगा, लारा ने तस्वीर वापस करते हुए कहा। हाँ मौजूद है, लेकिन मैंने चेक कराया तो ये पता जेली निकला है, मार्टन ने जवाब दिया। ये तो वाकई तुमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, तुम्हारा जहन वाकई काम करता है, लारा ने कहा तो मार्टन बेख्तियार हंस पड़ा।
अगर मेरा जहन वाकई काम करता तो क्या मैं तुमसे शादी करता, मार्टन ने कहा तो लारा बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम बातें बनाने में माहिर हो, लारा ने हंसते हुए कहा, और मार्टन भी बेख्तियार हंस पड़ा। फिर उसने रिसीवर उठाकर ट्यून चेक की। ट्यून मौजूद थी। उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया क्योंकि दूसरी तरफ बजने वाली घंटी की आवाज वाज़ेह तौर पर सुनाई देने लगी थी। फेरी क्लब रब्ता होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। आर्नल्ड से बात कराएं, मैं मार्टन बोल रहा हूं, मार्टन ने कहा। यस सर, होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया, और फिर लाइन पर चंद लम्हों के लिए खामोशी तारी हो गई। हेलो, आर्नल्ड बोल रहा हूं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद एक भारी सी आवाज सुनाई दी। मार्टन बोल रहा हूं, मिस्टर आर्नल्ड, आपसे मुलाकात करनी है, मार्टन ने कहा। आ जाएं, मेरे ऑफिस के दरवाजे आपके लिए हर वक्त खुले रहेंगे, आर्नल्ड ने जवाब दिया। थैंक्स, मैं और लारा आ रहे हैं, मार्टन ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसी लम्हे मुलाजिम विलियम हार्ड कॉफी के बर्तन उठाए अंदर दाखिल हुआ और उसने बर्तन मेज पर रखने शुरू कर दिए। विलियम, तुम्हारे पास दारुल हुकूमत का तफसीली नक्शा मौजूद है, मार्टन ने विलियम से पूछा। नो सर, लेकिन आपको चाहिए तो मैं साथ ही मौजूद मार्केट से ला देता हूँ, विलियम ने कहा। ओके, ले आओ, और हाँ, कार ठीक है, मार्टन ने कहा। यस सर, कार हर लिहाज से ओके है और फ्यूल टैंकी भी फुल है, विलियम ने जवाब दिया तो मार्टन ने जेब से एक छोटी मालियत का करेंसी नोट निकालकर विलियम को दे दिया और विलियम मुड़कर कमरे से बाहर चला गया, जबकि मार्टन और लारा काफी सिप करने में मसरूफ हो गए। ये आर्नल्ड यहाँ की अंडरवर्ल्ड का आदमी है, लारा ने पूछा। हाँ, ये शान की अंडरवर्ल्ड के 10 बड़ों में से एक है, मार्टन ने जवाब दिया और लारा ने इस बात में सर हिला दिया। फिर जैसे ही काफी खत्म हुई उसी लम्हे विलियम कमरे में दाखिल हुआ और उसने हाथ में पकड़ा हुआ रोल शुदा नक्शा मार्टन के सामने रख दिया। विलियम, तुम भी बैठ जाओ और रास्ता तलाश करने में मेरी मदद करो, मार्टन ने विलियम से कहा जो बर्तन इकट्ठे करने में मसरूफ था। यस सर, विलियम ने कहा और फिर वो मार्टन के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। मार्टन ने नक्शा खोलकर मेज पर फैला दिया। ये सनशाइन कॉलोनी कहाँ है, मार्टन ने कहा तो विलियम ने चंद लम्हों तक नक्शे को गौर से देखने के बाद एक जगह उंगली रख दी तो मार्टन ने वहां बाल पेंट से दायरा डाल दिया। अब बताओ कि फेरी क्लब कहाँ है, मार्टन ने कहा तो काफी देर तक नक्शा देखने के बाद विलियम ने एक और जगह उंगली रख दी तो मार्टन ने उसके गिर्द भी दायरा डाल दिया और फिर उसने दोनों के दरमियानी रास्ते को चेक करना शुरू कर दिया। ठीक है, तुम जा सकते हो विलियम, मार्टन ने कहा। यस सर, विलियम ने उठते हुए कहा और फिर वो कॉफी के खाली बर्तन उठाकर कमरे से बाहर चला गया। मार्टन ने मजीद कुछ देर नक्शा देखा और फिर नक्शा रोल कर दिया। आओ आर्नल्ड से मिल लें ताकि काम आगे बढ़ सके, मार्टन ने उठते हुए कहा। ये भी तो हो सकता है कि हम यहाँ घूमते फिरते रहें और पाकेशिया सीक्रेट सर्विस कब्रिस पहुंच चुकी हो, लारा ने कहा। पहले शायद ऐसा हो जाता, लेकिन अब मारिया ने उस इमरान को जो कुछ बताया है उसके बाद उनका कब्रिस जाने का कोई स्कोप नहीं। अब फार्मूले को ट्रेस करेंगे कि वो कहाँ है, फिर वो वहीं जाएंगे, मार्टन ने कहा। वो दोनों कमरे से निकलकर पोर्च की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। विलियम के फाटक खोलने पर मार्टन ने कार बाहर निकाली और तेजी से उसे आगे बढ़ाता चला गया। मुख्तलिफ रास्तों से गुजरने के बाद कार 2 मंजिला फेरी क्लब के सामने पहुंच गई। पार्किंग में कारें खासी तादाद में मौजूद थीं। मार्टन और लारा कार से नीचे उतरे और फिर कार को लॉक करके वो वापस मुड़े और क्लब के मेन गेट की तरफ बढ़ गए। क्लब का हाल तकरीबन भरा हुआ था। उनमें औरतों की तादाद ज्यादा थी। एक तरफ काउंटर मौजूद था जिस पर 2 लड़कियां और एक मर्द मौजूद था। मर्द वेटर्स को खसूसी सर्विस देने में मसरूफ था, जबकि एक लड़की फोन सामने रखे बैठी थी और दूसरी काउंटर पर आने वालों से गुफ्तगू कर रही थी। मार्टन और लारा जब काउंटर पर पहुंचे तो एक लड़की उनकी तरफ मुतवज्जे हो गई। यस सर, फरमाइए, हम क्या खिदमत कर सकते हैं, लड़की ने कारोबारी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम मार्टन है और ये मेरी बीवी हैं लारा, हमारी आर्नल्ड से मुलाकात तय है, मार्टन ने कहा।
यस सर, आपके बारे में हमें पहले से ही अकामात मिल चुके हैं, लड़की ने कहा और फिर करीब ही मौजूद एक नौजवान को जिसने बाकायदा यूनिफॉर्म पहनी हुई थी इशारे से अपनी तरफ बुलाया। यस मैडम, उस आदमी ने करीब आकर कहा। उसके सीने पर सुपरवाइजर का बैज मौजूद था। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को चीफ के ऑफिस तक छोड़ आओ, लड़की ने सुपरवाइजर से मुखातिब होकर कहा। यस मैडम, आइए सर, सुपरवाइजर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और फिर उसकी रहनुमाई वो दोनों दूसरी मंजिल पर मौजूद ऑफिस तक पहुंच गए। कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था, इसलिए मार्टिन ने दरवाजे को दबाया तो वो खुलता चला गया। मार्टिन अंदर दाखिल हुआ, उसके पीछे लारा भी अंदर आ गई। कमरा खासा बड़ा और बेहतरीन ऑफिस फर्नीचर से मज़ीन किया गया था। मेज के पीछे ऊंची पुश्त की रिवॉल्विंग कुर्सी पर एक उदेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। वो वर्जिशी जिस्म का मालिक था। मेरा नाम मार्टिन है और ये मेरी वाइफ है लारा, मार्टिन ने आगे बढ़ते हुए कहा। खुश आमदीद, आर्नल्ड ने उठते हुए कहा और फिर मार्टिन और लारा दोनों से उसने पुरजोश मुसाफिया किया और फिर वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया, जबकि मार्टिन और लारा सामने मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए। आर्नल्ड ने फोन का रिसीवर उठाकर एक बटन दबाया और किसी को शराब लाने का कहकर रिसीवर रख दिया। आपका नाम तो बहुत मशहूर है, इसलिए आपसे मुलाकात का मुझे बेहद शौक था। आप तो हमारे हीरो हैं और इस तरह मैडम लारा का नाम भी वसी हलकों में इंतहाई इज्जत से लिया जाता है, आर्नल्ड ने कहा तो मार्टिन और लारा दोनों ने थैंक्स कहा। कुछ देर बाद एक नौजवान ट्रे में शराब के 3 गिलास रखे अंदर दाखिल हुआ। उसने एक एक गिलास उन तीनों के सामने रखा और खाली ट्रे उठाए वापस चला गया। हाँ, तो अब बताइए आप क्यों मुझसे मिलना चाहते थे, आर्नल्ड ने शराब का घूंट लेते हुए कहा। एक आदमी के बारे में मालूमात हासिल करनी थी जिसका तुम्हें बाकायदा मुआवजा भी दिया जाएगा, मार्टिन ने शराब सिप करते हुए कहा। कौन आदमी है और कितना मुआवजा दोगे, आर्नल्ड ने कहा तो मार्टिन ने जेब से तस्वीर निकालकर आर्नल्ड के सामने रख दी। ये आदमी है और मुआवजा तुम खुद बता दो, मार्टिन ने कहा तो आर्नल्ड तस्वीर उठाकर उसे गौर से देखने लगा। चेहरा तो देखा भला लगता है लेकिन उससे मुलाकात कभी नहीं हुई। सुनो, यहाँ सान में एक आदमी है जो सबसे ज्यादा मालूमात रखता है, इसलिए उसे इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अलबत्ता उसे 20-25 हजार डॉलर देने होंगे और मुझे तुम अलहदा से $1 लाख दोगे, आर्नल्ड ने कहा। मुझे मंजूर है लेकिन मालूमात दुरुस्त हो, ऐसा ना हुआ तो तुम जानते हो कि अंजाम क्या निकल सकता है, मार्टिन ने कहा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं 25 सालों से अंडरवर्ल्ड में हूँ, आर्नल्ड ने कहा तो मार्टिन ने इस बात में सर हिला दिया और फिर उसने जेब से बड़े मालियत के करेंसी नोटों का एक बंडल निकाला और फिर उसने $20,000 के करेंसी नोट अलहदा करके आर्नल्ड के सामने रख दिए। ये उस इंसाइक्लोपीडिया की फीस, मार्टिन ने कहा और फिर नोटों का एक और बंडल निकालकर उसने आर्नल्ड के सामने रख दिया। ये $1 लाख तुम्हारी फीस, मार्टिन ने कहा। आपका शुक्रिया, आर्नल्ड ने मुसरत भरे लहजे में कहा। फिर आपने और दूसरे आदमी का मुआवजा उठाकर अपनी मेज की दराज में रख दिया। फिर उसने फोन का रिसीवर उठाया और एक के बाद दीगरे 2 बटन प्रेस कर दिए। मार्थर को तलाश करो, वो जहां भी हो उसे अपने साथ लेकर मेरे ऑफिस आ जाओ, आर्नल्ड ने तहमाना लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। और शराब मंगवाऊं, आर्नल्ड ने कहा। नहीं शुक्रिया, मार्टिन ने मुस्कुराते हुए कहा। ओके, लेकिन ये तो बताओ कि तुम इस आदमी को क्यों तलाश कर रहे हो, क्या किया है इसने, आर्नल्ड ने कहा। वो कब्रिस में एक बड़ा जुर्म करके फरार हो गया है और हमने उसे गिरफ्तार करना है, मार्टिन ने कहा और आर्नल्ड ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद दरवाजा खुला और एक उदेड़ उम्र आदमी जिसने आम लिबास पहना हुआ था अंदर दाखिल हुआ। उसने आर्नल्ड को सलाम किया। आओ मार्थर, बैठो, आर्नल्ड ने कहा तो मार्थर मार्टिन और लारा के साथ कुर्सी पर बैठ गया। मुझे इत्तला मिली थी कि तुम्हें रकम की जरूरत है, चुनांचे मैंने तुम्हारे लिए $20,000 का बंदोबस्त कर दिया है। तुमने एक आदमी के बारे में मालूमात मुहैया करनी है लेकिन 100% सच बोलना होगा।
अगर बाद में तुम्हारी दी हुई मालूमात गलत साबित हुई तो फिर तुम्हें ही नहीं तुम्हारे पूरे खानदान को उड़ा दिया जाएगा। अगर मालूमात ना हो तो माजरत कर लेना, लेकिन झूठ मत बोलना, आर्नल्ड ने कहा। मैं वैसे भी साफ वो आदमी हूँ, आप जानते हैं, आप बेफिक्र रहें, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मार्थर ने कहा। तो आर्नल्ड ने दराज से $20,000 निकालकर सामने रख लिए। ये $20,000 हैं जो तुम्हारे हो सकते हैं, आर्नल्ड ने कहा, और उसके साथ ही तस्वीर उठाकर उसने मार्थर के सामने रख दी। इस आदमी के बारे में मालूमात चाहिए, आर्नल्ड ने कहा। इस आदमी का नाम वेलिस है, मार्थर ने कहा। तफसील बताओ, आर्नल्ड ने कहा। ये अंडरवर्ल्ड का खासा मारूफ आदमी है, लेकिन ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस भी करता है और उसी बिजनेस की आड़ में ये सब काम करता है। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि वेलिस किसी एशियाई मुल्क का एजेंट भी है, मार्थर ने कहा। किस मुल्क का? मार्टिन ने चौंक कर कहा। मैंने सिर्फ सुना है, कन्फर्म नहीं हूँ। वो एशियाई मुल्क पाक एशिया का एजेंट है, मार्थर ने जवाब देते हुए कहा। अब ये कहाँ मिल सकता है, कोई ऐसी जगह जहां उससे मुलाकात हो सके, मार्टिन ने कहा। मैं मालूम करता हूं कि इस वक्त वो कहाँ है, मार्थर ने कहा, और जेब से सेल फोन निकालकर उसने उसे ऑन किया और फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। फिर उसने कॉल ओके का बटन प्रेस कर दिया। हेलो, मार्थर बोल रहा हूँ, मार्थर ने कहा। सुनो डेविड, तुम $1,000 कमाना चाहते हो या नहीं, मार्थर ने कहा। दूसरी तरफ से आने वाली आवाज लाउडर ऑन ना होने की वजह से सिर्फ मार्थर को ही सुनाई दे रही थी। तो फिर एक काम करो, मुझे वेलिस के बारे में मालूम करना है कि वो इस वक्त कहाँ है, मार्थर ने कहा। अरे वो वेलिस जिसे सब वेलिस करंट कहते हैं, दूसरी तरफ से डेविड की बात सुनने के बाद दोबारा मार्थर ने कहा। ओके, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मार्थर ने कहा, और उसके साथ ही उसने सेल फोन ऑफ करके जेब में डाल दिया। वो अभी 10 मिनट में मालूम करके फोन करेगा, मार्थर ने कहा, और आर्नल्ड और मार्टिन दोनों ने इस बात में सर हिला दिया। तकरीबन 15 मिनट बाद मार्थर के सेल फोन की घंटी बज उठी। उसका लाउडर ऑन कर देना, आर्नल्ड ने कहा। तो मार्थर ने इस बात में सर हिलाते हुए बटन प्रेस कर दिया। हेलो, मार्थर बोल रहा हूँ, मार्थर ने कहा। डेविड बोल रहा हूँ, मिस्टर मार्थर। मैंने वेलिस के बारे में ताज़ा तरीन मालूमात हासिल कर ली हैं, लेकिन मैं $5,000 लूंगा, और वो भी पहले कैश, डेविड ने कहा। ठीक है, तुम फेरी क्लब में चीफ आर्नल्ड के ऑफिस में आ जाओ, मार्थर ने कहा, और फोन ऑफ करके उसे वापस जेब में डाल दिया। $5,000 उसे भी देने पड़ेंगे, मार्थर ने मार्टिन और लारा की तरफ देखते हुए कहा। अगर मालूमात दुरुस्त हैं तो दे दूंगा, मार्टिन ने कहा। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। फिर दरवाजा खुला और एक दुबला पतला और घोड़े जैसे चेहरे का मालिक आदमी अंदर दाखिल हुआ। आओ डेविड, बैठो, मार्थर ने कहा। तो आने वाला मार्थर के साथ ही कुर्सी पर बैठ गया। मालूमात हैं या नहीं, मार्थर ने कहा। मैंने मालूम कर लिया है, लेकिन $5,000 दो, फिर बताऊंगा, डेविड ने कहा। तो मार्थर ने मार्टिन की तरफ देखा तो मार्टिन ने जेब से नोटों का बंडल निकाला और उससे $5,000 अलहदा करके उसने आर्नल्ड के सामने रख दिए। आर्नल्ड ने ये नोट उठाकर मार्थर के सामने रखे और मार्थर ने उठाकर डेविड को दे दिए। उसने जल्दी से उन्हें गिना और फिर तेजी से अपनी जेब में डाल दिए। सर, वेलिस इस वक्त रेड जोन क्लब में मौजूद है, डेविड ने जवाब देते हुए कहा। उसकी रिहाइशगाह कहाँ है, मार्टिन ने पूछा। रेड जोन क्लब की अगली तरफ एक छोटी सी रिहाइश कॉलोनी बनी हुई है। वहां ज्यादा से ज्यादा 20 घर होंगे। वहां वेलिस ने एक कोठी खरीदी हुई है और वो मुस्तकिल तौर पर वहीं रहता है। कोठी का नंबर 11 है, डेविड ने जवाब देते हुए कहा। क्या वो शादीशुदा है, मार्टिन ने पूछा। नहीं जनाब, अभी तक वो अकेला है, डेविड ने जवाब देते हुए कहा। गुड शो। अच्छा मिस्टर आर्नल्ड, अब हमें इजाजत दें, मार्टिन ने उठते हुए कहा। ओके, आर्नल्ड ने खड़े होते हुए कहा। तो बाकी सब लोग भी उठकर खड़े हो गए। फिर थोड़ी देर बाद मार्टिन और लारा कार में सवार क्लब से बाहर आ चुके थे। क्या अब रेड जोन क्लब जाना है, लारा ने कहा। हमने उससे पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के बारे में मालूमात हासिल करनी है। उसके लिए उसे अगवा करके अपनी रिहाइशगाह पर ले जाना पड़ेगा,
ताकि इत्मीनान से उसे पूछ कुछ हो सके, मार्टन ने कहा और लारा ने इस बात में सर हिला दिया। तुम उसकी रिहाइश गाह से उसे अगवा करना चाहते हो? लारा ने कहा। हाँ, वहाँ ये काम खामोशी से हो सकता है। पहले हम अंदर गैस फायर करेंगे वेलिस के साथ। वहाँ अगर कोई चौकीदार या मुलाजिम है तो वो भी बेहोश हो जाएगा और फिर उस वेलिस को कार में डालकर अपनी रिहाइश गाह पर ले आएंगे। वहाँ एक तहखाना भी मौजूद है, उसे इस्तेमाल करेंगे। मार्टन ने तफसील से लारा की बात का जवाब देते हुए कहा। लेकिन वो तो क्लब में है, न जाने कब रिहाइश गाह पर आए, हम कब तक उसका इंतजार करते रहेंगे? लारा ने कहा। इंतजार तो करना पड़ेगा, मार्टन ने कहा तो लारा ने इस बात में सर हिला दिया। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद वो रेड जोन क्लब पहुंच गए, लेकिन मार्टन ने कार क्लब के गेट की तरफ मोड़ने की बजाय आगे बढ़ा दी और आगे क्रॉसिंग रोड पर जाकर उसने कार को बाएं हाथ पर मोड़ दिया। ये छोटी सड़क थी और उस पर कोई ट्रैफिक ना थी। सड़क आगे जाकर एक रिहायशी कॉलोनी पर खत्म हो जाती थी। मार्टन और लारा समझ गए कि यही वो रिहायशी कॉलोनी है जिसमें वेलिस रहता है और फिर थोड़ी सी कोशिश के बाद वो कोठी नंबर 11 तलाश करने में कामयाब हो गए। कोठी का रकबा तो कम था लेकिन उसका तर्ज तामीर बेहद खूबसूरत था। मार्टन ने वहां कार रोकी नहीं बल्कि आगे जाकर उसने राउंड टर्न पर कार को वापस मोड़ दिया था और एक बार फिर उस कोठी के सामने से गुजरकर आगे बढ़ गया। अचानक मार्टन ने कार दो कोठियों के दरमियान छोटी सी सड़क पर मोड़ दी और उसे आगे ले जाकर वो उसे वेलिस की कोठी के अगली तरफ ले गया। ये जगह आगे से बंद थी और एक तरफ कूड़े के दो बड़े बड़े ड्रम मौजूद थे। ये कचरा इकट्ठा करने की जगह थी। वहां की सूरत हाल से मालूम हो रहा था कि कुछ देर पहले वहां से कचरा उठा लिया गया है। मार्टन ने कार साइड पर रोक दी ताकि उस दरमियानी सड़क से गुजरने वालों को भी उसका इल्म ना हो सके। क्या कर रहे हो? क्यों रोक दी है कार यहाँ? यहाँ तेज बदबू फैली हुई है और मैं ये बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकती, लारा ने तेज लहजे में कहा। उसने बैग से रुमाल निकालकर नाक पर रख लिया था। हमें उस तरफ से अंदर जाना होगा, मार्टन ने कहा। फिर वो बेहोश कर देने वाली गैस फायर करने के प्लान पर तो अमल नहीं हो सकेगा और न जाने अंदर कितने मुलाजिम हों, लारा ने कहा। तो फिर अपने प्लान को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। गैस अभी फायर कर देते हैं, उससे अंदर मौजूद हर फर्द कई घंटे बेहोश रहेगा। फिर जब वेलिस की कार अंदर दाखिल हो तो उस पर अलहदा गैस फायर कर देंगे, मार्टन ने कहा। क्या हो गया है तुम्हें मार्टन? जब सब मुलाजिम बेहोश पड़े होंगे तो फाटक कौन खोलेगा? और जब फाटक न खुला तो वेलिस क्या सोचेगा? वैसे भी वो पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का फॉरेन एजेंट है। अब पाक एशिया सीक्रेट सर्विस का चीफ इतना अहमक तो नहीं होगा कि किसी अहमक को अपना एजेंट बना ले, लारा ने कहा। तो फिर तुम बताओ और क्या करें, मार्टन ने झुलाए हुए लहजे में कहा। हमने उसका घर भी देख लिया है और उसकी अगवी साइड भी। अब हम जाकर रेड जोन क्लब में बैठ जाते हैं। वेलिस की तस्वीर हमने देख ली है, हम उसे आसानी से पहचान लेंगे। जब वो वापस घर जाने के लिए क्लब से निकलेगा तो हम भी उसके पीछे बाहर आ जाएंगे। फिर जब वेलिस अपनी रिहाइशगाह में दाखिल हो जाए तो हम अकबी तरफ से अंदर गैस फायर कर देंगे और अकबी तरफ से कूदकर फाटक खोल देंगे और कार अंदर ले जाकर बेहोश वेलिस को कार में डालकर अपनी रिहाइशगाह पर ले जाएंगे और वहां उससे तफसीली पूछगछ कर ली जाएगी, लारा ने तफसीली प्लान बताते हुए कहा। हाँ, मौजूदा हालात में ये अच्छा प्लान है, तो फिर आओ चलें। यहाँ बैठकर वक्त गुजारने की बजाय क्लब में बैठकर गुजारें, मार्टन ने कहा तो लारा का चेहरा खिल उठा और फिर वैसा ही हुआ जैसा लारा ने प्लान बनाया था। रात को 12 बजे वेलिस क्लब से निकलकर वापस घर आया। मार्टन और लारा उसके ताकुब में थे, लेकिन वो उतने फासले पर थे कि वेलिस को उनकी कार नजर ही ना आ रही थी। और जब मार्टन और लारा की कार वेलिस की रिहाइशगाह पर पहुंची तो वेलिस की कार गेट से अंदर जा चुकी थी। मार्टन ने कार कुछ फासले पर बनी हुई पब्लिक पार्किंग में मोड़ दी, जहां उस वक्त दो कारें पहले से मौजूद थीं। मार्टन ने कार रोकी और लारा कार से नीचे उतर गई तो मार्टन ने साइड सीट उठाकर नीचे मौजूद बॉक्स में से बेहोश कर देने वाला गैस पिस्टल उठाकर जेब में रखा और साइड सीट बंद कर दी। क्या ये पिस्टल यहाँ पहले से मौजूद था या तुमने रखा था? मैं समझी थी कि ये पिस्टल पहले से ही तुम्हारी जेब में होगा, लारा ने कहा।
जिस प्रॉपर्टी डीलर से मैंने कोठी हासिल की है उसके साथ यही तय हुआ था कि वो वहां एक कार भी मुहैया करेगा और असला भी। जरूरी असले की लिस्ट मैंने उसे लिखवा दी थी। उसने ये असला कार में ही रखवा दिया था। तुम जब तैयार हो रही थी तो मैंने असला चेक कर दिया था, मार्टिन ने तफसील से जवाब देते हुए कहा और लारा ने इस बात में सर हिला दिया। आओ मार्टिन, कार लॉक करते हुए मार्टिन ने कहा और फिर वो दोनों सड़क क्रॉस करके उस दरमियानी सड़क पर चलने लगे जो दोनों साइड की कोठियों के दरमियान थी। सड़क पर उनके अलावा और कोई आदमी मौजूद न था क्योंकि रात आधी से ज्यादा हो चुकी थी। मार्टिन ने जेब से गैस पिस्टल निकाला और वेलिस की कोठी के अकब में पहुंचकर उसने पिस्टल का रुख कोठी की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया तो कटक की आवाज के साथ ही एक कैप्सूल पिस्टल की नाल से निकलकर हवा में उड़ता हुआ दीवार के ऊपर दूसरी तरफ जा गिरा। मार्टिन ने 2 मजीद कैप्सूल अंदर फायर किए और फिर उसने पिस्टल वापस जेब में डाल दिया। मार्टिन और लारा तकरीबन 5 मिनट तक दानिस्ता वहां रुके रहे ताकि कोठी के अंदर मौजूद गैस के असरात पूरी तरह खत्म हो जाएं। फिर वहां मौजूद ड्रम के जरिए वो दोनों कोठी के अंदर पहुंच गए। वहां भी उन्होंने रुककर चंद मिनट इंतजार किया, फिर वो इमारत की साइड गली की तरफ बढ़ते चले गए। थोड़ी देर बाद इन दोनों ने पूरी इमारत घूम ली। एक कमरे में कुर्सी पर ढीले अंदाज में लड़का हुआ वेलिस उन्हें नजर आ गया। उसके सामने मेज पर शराब की बोतल मौजूद थी। उसके अलावा कोठी में 3 मुलाजिम मौजूद थे। तुम जाओ, कार ले आओ, मैं यहीं रुकूंगी, लारा ने कहा। मोहतात रहना, मार्टिन ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। लारा सामने ही पड़ी हुई दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने कार की आवाज सुनी तो वो उठकर दरवाजे पर आ गई। फाटक खुला हुआ था और उनकी कार अंदर आ रही थी। अंदर आकर मार्टिन ने कार रोकी और नीचे उतरकर उसने फाटक बंद कर दिया। फिर कार को ले जाकर उसने कमरे के सामने बरामदे के साथ रोक दिया और खुद उतरकर कमरे की तरफ आने लगा। चंद लम्हों बाद वो कमरे में दाखिल हो गया। थोड़ी देर बाद मार्टिन वेलिस को कंधे पर लादे नमदार हुआ तो लारा ने आगे बढ़कर कार का अगली दरवाजा खोला और बेहोश वेलिस को दोनों सीटों के दरमियान न सिर्फ डाल दिया गया बल्कि कार में मौजूद एक कपड़े से उसे इस तरह ढांप दिया गया कि अमूमी नजरों से देखने वालों को शक न गुजरे। यहाँ की तलाशी तो ले लेते, शायद कोई काम की चीज ही मिल जाती, लारा ने कहा। ये हाथ लग गया है, हमारे लिए यही काफी है, मार्टिन ने कार का अगली दरवाजा बंद करते हुए कहा। लारा साइड सीट पर बैठ गई जबकि मार्टिन ने ड्राइविंग सीट संभाली और कार बैक करके वो काफी पीछे ले आया और फिर उसने कार का रुख फाटक की तरफ कर दिया। फाटक से कुछ पीछे उसे रोका और कार से नीचे उतरकर उसने फाटक खोल दिया और वापस जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने कार कोठी से बाहर निकालकर बाईं तरफ करके उसे रोका और एक बार फिर कार से नीचे उतरकर फाटक की तरफ बढ़ गया और बड़ा फाटक अंदर से लॉक करके वो छोटे फाटक से बाहर आ गया। उसे बाहर से बंद कर दिया और दोबारा जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और दूसरे लम्हे कार तेज रफ्तारी से आगे बढ़ती चली गई। मार्टिन और लारा के चेहरे पर इत्मीनान और फतेह के तसरात नुमाया थे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।